नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के खनन घोटाले में आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीबीआई का समन आ गया। सीबीआई ने उनको समन भेजा था 29 तारीख को, यानी कल, पेश होने के लिए। उन्होंने उसका जवाब दिया कि आप 5 साल से कहाँ थे और मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपीयर होने के लिए तैयार हूँ। हालांकि सीबीआई ने उनको आरोपी के रूप में या अभियुक्त के रूप में नहीं बुलाया था, उनको गवाह के रूप में बयान देने के लिए बुलाया है। आपको याद दिला दें कि ये खनन घोटाला 100 करोड़ रुपए का बताया जाता है। खनन घोटाला मोरंग के खनन का मामला है, जो एनजीटी की रोक के बावजूद बिना किसी टेंडरिंग के सारे नियमों को ताक पर रखकर ये पट्टे दिए गए थे खनन के। और ये घटना है 2012 से 2016 के बीच में, 2016-17 के बीच में, जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो बीच में करीब 2-3 महीने के लिए खनन मंत्री भी थे और उसके बाद गायत्री प्रजापति, जिनका नाम बताने की ज़रूरत, परिचय बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खनन मंत्री थे। कहा जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन 100 करोड़ का घोटाला निश्चित रूप से बताया जा रहा है। इसमें एक आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला, उनके और 13 लोगों के नाम से नामजद रिपोर्ट है। और ये एफआईआर जो दर्ज हुई, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर जनवरी 2019 में दर्ज हुई थी। उसके बाद से सीबीआई इसकी जांच कर रही। देखिए, ये जो सवाल उठते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा के, वो इसी कारण से उठते हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर खनन घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें बी चंद्रकला पर आरोप है कि उन्होंने 50 पट्टे बिना टेंडरिंग के जारी कर दिए और पुराने पट्टों को रिन्यू कर दिया। एनजीटी के जो सारे मानक थे, सारे नियम थे, उनको ताक पर रखते हुए। और इसकी जांच का आदेश हुआ और इसमें कहा गया कि इसकी जांच से तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी नहीं बच सकते, क्योंकि वो कुछ समय तक वो भी खनन मंत्री रहे थे और मुख्यमंत्री के नाते भी उनकी जिम्मेदारी थी। तो गायत्री प्रजापति, अखिलेश यादव, बी चंद्रकला, 2 और आईएएस अधिकारी हैं। उसके अलावा कई अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाने की उन पर आशंका है, उनके खिलाफ जांच है। हाईकोर्ट ने 2016 में हमीरपुर के कई पट्टे रद्द कर दिए थे, अवैध होने के कारण, नियमों को ताक पर रखकर पट्टे जारी करने के कारण। अब ये घोटाला अखिलेश यादव के समय का है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछली कार्रवाई जब शुरू हुई, हालांकि हाईकोर्ट के आदेश से ही शुरू हुई, लेकिन जांच शुरू हुई जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में समझौते की बात हो रही थी। 2019 में आपको याद होगा कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और जो नतीजा आया था उसके हिसाब से दोनों को मिलाकर 15 सीटें जीते थे। 5 समाजवादी पार्टी जीती थी और 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की जीत हुई थी। इसमें आरएलडी भी शामिल था, लेकिन वो कोई सीट नहीं जीत पाई थी। उस समय भी अखिलेश यादव ने कहा था कि ये चुनाव नज़दीक है, चुनाव की घोषणा होने वाली है, इसलिए सीबीआई आई है। और अब फिर उन्होंने कहा कि फिर चुनाव आने वाला है, फिर सीबीआई का समन आया है हमको। तो ये चुनाव समन इसी तरह से आता रहेगा। अगर जांच एजेंसी की जांच की रफ्तार ऐसी होगी तो इस तरह के सवाल उठने बहुत लाजमी हैं। आपको बता दें कि ऐसी चर्चा है उत्तर प्रदेश में, ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी के हलकों में, कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका मन नहीं लग रहा है। जहां वो मुख्यमंत्री रहे, वहां सत्ता से बाहर रहना उनको पसंद नहीं आ रहा है। असेंबली में वो जब बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं जैसे किसी छोटे बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया गया हो। वो ये मान कर चलते हैं, अभी भी उसी मानसिकता में हैं कि मुख्यमंत्री का पद तो हमारे लिए रिजर्व है, हमारे लिए आरक्षित है, कुछ समय के लिए किसी के पास चला गया है। और वो कहते भी हैं अपने लोगों से कि भाजपा कितने दिन सत्ता में रहेगी, 5 साल, 10 साल, 12 साल, उसके बाद जब भाजपा हटेगी तो विकल्प तो हम ही हैं। तो वो विकल्प के रूप में मौजूद रहना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, या कहें कि राज्य की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि उनको अपना कोई राष्ट्रीय कद बनाना है, क्योंकि वो इसलिए आना चाहते हैं कि लोकसभा में आने के बाद उनको एक तो दिल्ली में बड़ा बंगला मिलेगा पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, और दिल्ली का जो पेज 3 सर्कल है, जो पार्टी सर्कल है,
उसमें उनकी पहुंच, उनकी जो है वो व्यस्तता बढ़ जाएगी। जो लाइफस्टाइल उनकी बन गई है उसमें लखनऊ अब फिट नहीं बैठता। उनको लगता है कि दिल्ली ज़्यादा बेहतर जगह है। और डिम्पल यादव भी चूँकि लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीत जाएंगी। वो मैनपुरी से उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। तो अगर दोनों पति पत्नी लोकसभा में होते हैं तो दोनों एक साथ दिल्ली में रह पाएंगे, ये शायद सोच होगी। जो भी सोच हो, लेकिन कुल मिलाकर अखिलेश यादव प्रदेश की राजनीति से निकलना चाहते हैं। एक संदेश वो ये दे रहे हैं। अगर वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के पहले कदम के रूप में वो गुड्डू जमाली को लेकर बहुजन समाज पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी में आए। आपको याद होगा कि आजमगढ़ का जब बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा की सीट से इस्तीफा दिया था, तो गुड्डू जमाली को बहुजन समाज पार्टी ने खड़ा किया था। गुड्डू जमाली ने मुस्लिम वोटों का बंटवारा किया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, निरहुआ भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार थे, वो जीत गए और लोकसभा के सदस्य हैं। इस बार भी अगर बहुजन समाज पार्टी गुड्डू जमाली को खड़ा करती तो अखिलेश यादव खुद भी लड़ते तो उनके लिए भी जीतना कठिन होता। लेकिन गुड्डू जमाली के आने के बाद अब मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा नहीं रहा। इतना बड़ा कोई नेता और इतना साधन संपन्न कोई नेता दिखाई नहीं देता आजमगढ़ की राजनीति में जो अखिलेश यादव को चुनौती दे सके। तो इसलिए उनको लगता है कि इस गुड्डू जमाली के सपा में आने से उनका रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन ये सब कयास हैं, ये कोई जानकारी के आधार पर बात नहीं कही जा रही है। अभी अखिलेश यादव की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई है। आजमगढ़ से हालांकि धर्मेंद्र यादव के नाम की घोषणा हुई है, लेकिन उनके नाम की घोषणा पहले बदायूं से हुई थी, वहाँ फिर उनको बदल कर जो है शिवपाल यादव को उम्मीदवार बना दिया गया। तो इस सीटों मतलब उम्मीदवारों के बदलाव में, नाम के बदलाव का सिलसिला जो है अभी कुछ दिन और तक चलता रहेगा, जब तक नॉमिनेशन की तारीख नज़दीक नहीं आ जाती। तो क्या अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये एक सवाल है जो समाजवादी पार्टी के लोगों के मन में तैर रहा है। पार्टी कैडर में इस बात की बड़ी चर्चा है कि अखिलेश यादव प्रदेश की राजनीति से निकलना चाहते हैं और वो लोकसभा में जाना चाहते हैं। लोकसभा में जाने से उनको लगता है कि उनका एक राष्ट्रीय कद भी बन सकता है। उनको लगता है कि जिस तरह से इंडी गठबंधन की बातचीत हुई, उसमें उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और उत्तर प्रदेश की नंबर 2 की पार्टी होने के नाते भी उनको उस तरह का भाव नहीं मिला, उस तरह का सम्मान नहीं मिला। वो अगर दिल्ली में रहेंगे तो वो स्थिति हासिल करना वो उनके लिए आसान होगा। और आने वाले समय की जब बात कर रहा हूँ तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने की बात की स्थिति की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी और कमज़ोर होने वाली है और क्षेत्रीय दलों का दबदबा और बढ़ने वाला है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता जो प्रदेश का 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका हो, उसका कद जाहिर है कि बढ़ना स्वाभाविक है। तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी और परिवर्तन होने हैं। गठबंधन को लेकर जितनी चर्चाएं होनी थी हो चुकी हैं, जितनी संभावनाएं थी सब हो चुकी हैं। अब चर्चा हो रही है उम्मीदवारों की। तो मैंने आजमगढ़ से जैसे बताया कि अखिलेश यादव उम्मीदवार हो सकते हैं, वैसे ही फिर से एक बार चर्चा शुरू हुई है अमेठी और रायबरेली से कि हो सकता है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों, अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ें। इसलिए नहीं कि उनको लगता है कि यहाँ से जीत जाएंगे, इसलिए कि उनको पूरे देश में 543 जो 543 लोकसभा सीट्स हैं उनमें कहीं और कोई सीट ऐसी दिखाई नहीं दे रही जहाँ से वो चुनाव लड़ भी सके, लड़ाई में दिख सके। जीतने की बात तो बाद में आती है। तो ये संभव है कि रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के दोनों सदस्य जो है वो चुनाव मैदान में दिखाई दें और आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरें। तो लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। खामोशी है कहीं, अगर चुप्पी है कहीं तो बसपा के खेमे में। बसपा जो सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा के लिए जानी जाती थी, वो वहाँ अभी तक सन्नाटा है। बसपा किन सीटों पर लड़ेगी, कहाँ उम्मीदवार खड़े करेगी, किन सीटों पर नहीं लड़ेगी, किसी से समझौता नहीं करेगी, ये तो बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट कर चुकी है। मायावती साफ बयान दे चुकी हैं
कि वो किसी पार्टी से समझौता नहीं करेंगी, गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन अपने चुनाव की तैयारी या उम्मीदवारों के चयन की तैयारी, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ने की मनस्थिति में भी है। लेकिन जाहिर है कि ऐसा तो होगा नहीं कि वो चुनाव न लड़ें, चुनाव तो लड़ेंगे ही। लेकिन अगर इस तरह से बेमन से चुनाव लड़ेंगे तो उस चुनाव लड़ने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी के लिए ये चुनाव यानी 2024 का चुनाव बड़ा निर्णायक होने वाला है। 10 सीटों से अगर फिर 0 पर पहुंच गए तो उनके लिए 2027 का चुनाव और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और अखिलेश यादव का जो लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प सिर्फ हम बने रहें, हम यानी समाजवादी पार्टी बनी रहे, उसमें उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसमें सबसे बड़ा मददगार अगर कोई बनेगा, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती। जिस तरह से वो अपनी पार्टी चला रही हैं, जिस तरह से चुनाव की तैयारी नहीं करती हुई दिख रही हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।